आ गए आप, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। आज हम अपने ही आजू बाजू के देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ, अगर आप चैप्टर की वीडियो देखना है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए। हमने उठाया जिम्मा आपके बोर्ड के एग्जाम में 95+ स्कोर करवाने का, जिसके लिए हम कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त कोशिश, जिसके अंदर हम सबसे पहले लेकर आ रहे हैं चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए वीडियो। देन इसके बाद हम वीडियोस लेकर आएंगे हर एक चैप्टर को लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हुए। देन उसके बाद वीडियोस आपको मिलेंगे आपके सपोर्ट मटेरियल को हर एक पॉइंट टू पॉइंट समझाते हुए। देन उसके बाद हम वीडियोस लाएंगे बोर्ड में आने वाले क्वेश्चनों को, उन्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ताकि आप अपने स्कोर कर सकें 95+ मार्क्स। तो इन सारी चीजों के लिए आपको करना क्या है, आपको कर लेना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जैसे करें हम वीडियो अपलोड आपको मिल जाए नोटिफिकेशन, आप देख पाए वीडियो को और ला सके अपने बोर्ड के एग्जाम में 95+ मार्क्स। अब शुरू करते हैं चैप्टर की वीडियो को। जैसे कि चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, तो सबसे पहले समझते हैं कि दक्षिण एशिया शब्द किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत और भारत के आसपास लगने वाले कुछ देश, जिसमें है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इनको मिला के बनता है दक्षिण एशिया। कभी कभी इसमें म्यांमार को भी शामिल कर लिया जाता है। अब आपके इस चैप्टर की बात करें तो भारत से लगते हुए 4 बड़े जो देश हैं जो दक्षिण एशिया में आते हैं, उन्हीं के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में हम इकट्ठा करने वाले हैं। और वो देश हैं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। भूटान और मालदीव को नहीं लिया गया है, ठीक। बट फिर भी चैप्टर को आगे बढ़ाने से और टॉपिक को अच्छे से समझने से पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी कंट्रीज के बारे में जान लेना जरूरी है, ताकि जब हम चैप्टर को अंदर समझें तो हमें हर एक चीज अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले बात करते हैं भारत और श्रीलंका। हमेशा से लोकतांत्रिक देश रहे हैं। भारत आजाद होता है 1947 में, आप और हम सब जानते हैं। श्रीलंका 1948 में सिलोन, पहले इसको सिलोन कहा जाता था, और फिर ये वापस ये भी मुक्त होता है और उसके बाद यहाँ पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र चल रहा है बढ़िया। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की। यहाँ पर सैनिक और लोकतांत्रिक दोनों प्रकार के शासन रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सी और बातें ये हैं कि अब जो आप बांग्लादेश देखते हैं वो पहले पाकिस्तान ही होता था। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और अब जो पाकिस्तान दिखाई देता है हमें उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। भारत के नक्शे को आप लेके बैठेंगे और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं को लगाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि किसको पूर्व और किसको पश्चिम और क्यों कहा जाता था। उसके बाद बांग्लादेश जो है अस्तित्व में आता है 1971 में, ठीक है। उससे पहले ये जो है पूर्वी पाकिस्तान। उसके बाद बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, यानी कि राजा जी का शासन था, लेकिन उसके बाद राजतंत्र खत्म हुआ और 2008 से लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हो गई नेपाल में। भूटान की बात करें तो भूटान में 2008 से संवैधानिक राजतंत्र है, ये फिर से राजतंत्र बन गया, राजा जी का शासन है यहाँ पे भी। फिर बात करते हैं मालदीव की। ये जो भूटान और मालदीव है उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है ये चैप्टर के अंदर इनके बारे में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मालदीव 1968 तक जो है सल्तनत था, फिर ये गणतंत्र बना। गणतंत्र बनने के बाद यहाँ पर जो प्रणाली अपनाई गई वो थी अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें सारी पावर किसी एक व्यक्ति के पास होती है, ज्यादा पावर, ठीक। उसके बाद 2005 में बहुदलीय प्रणाली के लिए यहाँ पर मतदान, लोगों ने कहा बहुदलीय प्रणाली चाहिए, वोट डाले गए और बहुदलीय प्रणाली को अपना लिया गया। लेकिन उसके बावजूद मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP एक पार्टी, उसका जो है उनकी राजनीतिक पूरे की पूरी एक प्रकार से धुरी पर दबदबा है, उनका कंट्रोल है। जैसे आजादी के बाद भारत में कांग्रेस का पूरी तरह से कंट्रोल था, दबदबा था, सेम ऐसे ही मालदीव में जो है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा है। और 2018 के जो चुनाव हुए हैं उसमें भी इसी पार्टी ने जीत हासिल करी है। तो ये हमने समझ ली हर एक देश के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज। अब हम चलेंगे हर एक देश के बारे में डिटेल नॉलेज इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि आपकी इस बुक के अंदर भारत के आसपास जो 4 बड़े देश लगते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं हम सबसे पहले पाकिस्तान से। पाकिस्तान की जब शुरुआत कर रहे हैं तो पाकिस्तान का हमेशा से शासन जो है काफी उठापटक था, कभी सैनिक शासन, कभी लोकतंत्र। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में जो एक बात हमेशा कॉमन रही वो ये रही कि पाकिस्तान की जो जनता है वो लोकतंत्र को पसंद करती है, लोकतंत्र समर्थक है। चाहे कितनी बार भी सैनिक शासन आया हो, लेकिन जनता ने आंदोलन कर करके वहां पे लोकतंत्र की स्थापना करवाई। अब जब शुरू करते हैं पाकिस्तान को समझना, तो सबसे पहले ही जैसे संविधान बना उसके बाद जो है जो बागडोर है वो ले ली जनरल आयूब खान ने अपने हाथ में, यानी कि जनरल वर्ड जहां पे है वो सैनिक शासन की शुरुआत है, ठीक है। तो जनरल आयूब खान ने अपने हाथों में ले ली सत्ता, पावर, और उसके बाद अपना निर्वाचन भी करवा लिया। मतलब निर्वाचन मतलब चुनाव करवाए जाते थे, लेकिन चुनाव में धांधली करके खुद को ही जितवा लेना, इस टाइप का सिस्टम पाकिस्तान में चलता है, ठीक है। और फिर जनता का गुस्सा भड़का, जनता ने आंदोलन किया और उसके बाद उनको जो है अपना पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपना पद छोड़ा, फिर से एक बार रास्ता खाली हुआ सैनिक शासन के लिए, और फिर से सैनिक, देखो फिर से इस बार जो है जनरल याहिया खान ने सत्ता संभाल ली पाकिस्तान की फिर से। उसी दौरान
पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट देखना पड़ा, यानी 1971 की बात है। और पाकिस्तान ने ये जो बांग्लादेश संकट देखा, इसको अगले वाले टॉपिक में अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने अपना जो है पद छोड़ा और उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार बनी। सरकार, देखो सरकार बड़ा है, अब ये सैनिक शासन नहीं, अब लोकतंत्र आते हैं। तो अब सरकार बनी जुल्फिकार अली भुट्टो की, और ये 1971 से 1977 तक रही। तो क्वेश्चन बनता है भाई कितनी बार लोकतंत्र रहा? तो सबसे पहले आपको याद रखना 1971 से 77 तक जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार रही, पाकिस्तान में लोकतंत्र रहा, ठीक। उसके बाद 77 में फिर से जनरल जियाउल हक ने उसे गिरा दिया, यानी जनरल आया, फिर सैनिक शासन आ गया। उसके बाद 1982 में जाके पाकिस्तान में फिर लोकतंत्र समर्थक आंदोलन चालू हुआ और उसके बाद फिर इनको भी अपना पद छोड़ना पड़ा। तो 1988 में आकर फिर जो है बेनजीर भुट्टो की सरकार बनी, यानी देखो फिर एक बार ये लोकतंत्र आया, फिर 88 में लोकतंत्र आया और बेनजीर भुट्टो की सरकार बन गई। उसके बाद जो राजनीति थी पाकिस्तान की, यानी लोकतांत्रिक तरीके से चली, सरकारें बनी गिरी, और जो ये लगातार जो उठापटक चल रही थी वो थी पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग। ये जो बेनजीर भुट्टो हैं ये पीपल्स पार्टी की थी, ठीक। तो इन अब जो है लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। लेकिन फिर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ, यानी फिर से जनरल आया, यानी फिर से सैनिक शासन आया, ठीक है। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को हटा दिया, खुद से फिर सत्ता में आ गए, खुद को निर्वाचित करके राष्ट्रपति घोषित भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब जाके 2008 के बाद से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ चल रहा है। लोकतंत्र के हिसाब से नेता जो चुन रहे हैं वो शासन कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप लोग थोड़ा सा भी राजनीति में इंटरेस्ट हैं, इससे पहले जो है नवाज शरीफ की सरकार होती थी, देन उसके बाद अब इमरान खान वाली सरकार है। अब पाकिस्तान में आखिर ऐसा क्या है कि बार बार सैनिक शासन आ जाता है, लोकतंत्र रहता है लेकिन फिर सैनिक शासन आ जाता है? तो इसका एक सिंपल सा कारण क्या है कि पाकिस्तान के जो धर्मगुरु हैं, जो सेना है, जो बड़े धनी लोग हैं, उनका सामाजिक दबदबा है, वो उनका समाज में उनकी लोग सुनते हैं और वो सैनिक शासन के समर्थक भी। वो ये कहते हैं कि भाई ये जो लोकतंत्र है पाकिस्तान का और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनकी नीयत में खोट है। साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार आपको पता है टकराव जैसी स्थिति रहती है। इसके कारण पाकिस्तान की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए सैनिक शासन को जायज ठहराते हैं और ये बार बार सैनिक शासन आ जाता है। दूसरी चीज ये है कि जो अदर कंट्रीज हैं, चाहे पश्चिम देश हों, जो पावरफुल, वो भी पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं करते। कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल से कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। उन देशों को भी डर रहता है कि परमाणु हथियार कहीं आतंकवादियों के हाथ में लग गए तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे। सो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आप याद रख सकते हो, समझ सकते हो कि क्या कारण है, ठीक है। पहला जो है वहाँ का सामाजिक सिस्टम, सेना के शासन के कुछ समर्थक हैं जो बार बार सेना के शासन को लाने का समर्थन करते हैं। साथ साथ दूसरी चीज क्या है कि बाहर की किसी कंट्री से भी सपोर्ट नहीं मिलता कि भाई यहाँ पे लोकतंत्र रहे। कारण है इस्लामिक आतंकवाद, क्योंकि पश्चिम के देश इसको यही कहते हैं, विश्वव्यापी इस्लामिक आतंकवाद वाली कंट्री है पाकिस्तान। तो कुल मिला जुला करके ये जो पाकिस्तान में सेना की जो बार बार सत्ता में आना है, लोकतंत्र का गिर जाना है, सेना के पास इतनी अधिक पावर होना है, वो कई सारी बातों के कारण ये सारी चीजें घूम रही हैं। लेकिन आपको जो अभी फिलहाल अच्छे से याद रखना है वो यही है कि कब कब सेना ने बागडोर संभाली, कब कब लोकतंत्र रहा और सेना बार बार पावर में क्यों आ जाती है, उसके पीछे कारण है कभी पाकिस्तान की सुरक्षा को मुद्दा बना दिया जाता है, कभी जो है इन राजनीतिक पार्टियों की नीयत में खोट बना के इसको मुद्दा बना दिया जाए, कभी जो धर्मगुरु हैं, जो सामाजिक वर्ग में जो धनी लोग हैं, ठीक है, जो सेना है वो खुद कहते देश की ये सुरक्षा के लिए अब यहाँ पर आना जरूरी है और फिर सेना जो है अपने पावर अब जो है अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो पाकिस्तान का ये टॉपिक है ऊपर ऊपर से एक नजरिया, क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। डिटेल की लिए हम लाइन टू लाइन जब वीडियोस लाएंगे, जब आपको एक टू पॉइंट हर एक चीज से समझ में आएगी, ठीक है। तो अब जो 1971 का जो बांग्लादेश संकट है, चैप्टर का पॉइंट भी जो है वो बांग्लादेश करके ही है। सो अब बांग्लादेश वाले हिस्से पे चलते हैं। सो अब समझते हैं बांग्लादेश की पूरी कहानी को। जब हम आजाद हुए तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा दो तरफ हुआ, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान वाला अभी भी पाकिस्तान है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान वाला बांग्लादेश बन गया है। तो जब मैं पूर्वी पाकिस्तान बोलूँ तो आपको बांग्लादेश समझ जाना है, ठीक है। अब 1947 से लेकर के 1971 तक ये जो पूर्वी पाकिस्तान था ये पाकिस्तान के ही कंट्रोल में था, यानी कि पश्चिम का जो पाकिस्तान है वो इस पर सभी प्रकार के फैसले लेता, सारी चीजों को कंट्रोल करता था। अब लेकिन यहाँ के जो लोग थे पूर्वी पाकिस्तान के, इन्होंने विरोध चालू किया। विरोध का कारण क्या था कि पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर उर्दू भाषा को थोपा जा रहा था। अब ये जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं ये बंगाली संस्कृति और बंगाली भाषा को प्रिय करते हैं, तो यहाँ पे विरोध चालू हुआ कि भाई हम पे जबरदस्ती चीजें थोपी जा रही हैं। और ये चाहते भी थे कि भाई हमारे राजनीतिक फैसले हैं, हम यहाँ की पूरी हमारी संस्कृति सिस्टम, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दी जाए ताकि हम अपने फैसले खुद ले सकें। तो इसके लिए चालू हुआ एक आंदोलन टाइप कह सकते हो।
और उसकी अगुवाई करी शेख मुजीबुर रहमान ने। नाम आपको याद रखना, काफी जरूरी नाम हो जाता है। अब उसके बाद 1970 में हुए चुनाव और इनकी जो पार्टी थी आवामी लीग, उनको बांग्लादेश की सारी सीटों पर जीत मिली। अब सारी सीटों पर जीत मिलने के बाद जो यहाँ पे संसद थी उसके अंदर जो इनकी अलग से संविधान की जो मांग थी उन पर भी इनको बहुमत मिल गया। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर जो सत्ता में उस वक्त थे हमारे याहिया खान जी, इन्होंने इनकी इन मांगों को भी ठुकरा दिया, इसे भी ठुकरा दिया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और उठाके जेल में डाल लिया गया। अब उसके बाद लोग आ गए सड़कों पर, चला तगड़े वाला आंदोलन। अब पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना थी उन्होंने यहाँ के लोगों को मारना चालू किया और संघर्ष चालू हुआ। अब इसके दौरान बहुत सारे लोग मारे गए और भारत को पलायन करने लाखों लोग बांग्लादेश से भाग भाग के अपनी जान बचाने के लिए भारत में आने लगे। अब यहाँ पर भारत के सामने समस्या थी इन शरणार्थियों की जो आ रहे थे, इनको कैसे रखा जाए। तो इसके लिए भारत ने क्या किया, भारत ने समर्थन देना चालू किया बांग्लादेश को, उनकी स्वतंत्रता आंदोलन को, कि वो जो स्वतंत्र होना चाहते उसको समर्थन किया। साथ साथ भारत ने बांग्लादेश की वित्तीय, पैसों से और सेना से सहायता प्रदान चालू करी। अब हुआ 1971 का भारत पाकिस्तान वाला वॉर, जो कि बहुत ही फेमस है। और इस युद्ध के अंदर पाकिस्तान की जो सेना थी, जो पश्चिमी पाकिस्तान की सेना थी, यहाँ के लोगों को जो मार रही थी, और आप इसके बारे में डिटेल में बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं बाहर किसी और सोर्सेस से, क्योंकि मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस से बाहर हम नहीं जाने वाले। दैट्स इट। अब हुआ युद्ध भारत और पाकिस्तान का, और इसमें पाकिस्तान के 80-90 हजार सैनिक आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे घुटने के बल बैठ के भारतीय सेना से कह रहे मालिक हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। और उसके बाद जो है 1971 के दिसंबर में बांग्लादेश बना। पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया और बांग्लादेश की स्थापना हो गई। पाकिस्तान के साथ युद्ध हो और पाकिस्तान बेचारा जीत जाए, ऐसा कभी हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। हमें बड़ा मजा आता जब हम पाकिस्तान के बारे में कुछ भी सुनते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये थी पूरी कहानी कि आखिर बांग्लादेश बना कैसे। अब समझते हैं इस बात को। जब यह बांग्लादेश बन गया तो उसके बाद यहाँ के राजनीतिक सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए, किस प्रकार का सब कुछ रहा, कब कब यहाँ पर भी क्या सैनिक शासन आया, किस प्रकार के चीजें देखने, आप उस चीजों को समझते हैं। तो बांग्लादेश के गठन के बाद उन्होंने अपना संविधान बनाया और अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित कर दिया। उसके बाद जो आजादी वाले आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे थे, जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, वो आ गए भाई, उनका शासन आ गया। लेकिन 1975 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने संविधान में किया संशोधन और संसदीय प्रणाली को बदलकर देश में ले आए अध्यक्षात्मक प्रणाली, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था क्या होती है। और अपनी पार्टी आवामी लीग को छोड़कर बाकी जितनी भी पार्टियां थी देश के अंदर सारी कर दी खत्म। अब ऐसे में लोकतंत्र की बात हुई थी, लेकिन ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ऐसे में क्या हुआ, अब बांग्लादेश में एक संघर्ष की स्थिति हुई, एक तनाव की स्थिति, और सेना एक्शन में आ गई। अब सेना के एक्शन में आते ही सेना ने कर दी बगावत, और बगावत के दौरान बड़े ही नाटकीय ढंग से जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो निकल लिए का मतलब मारे गए, सेना के हाथों मारे गए, कहने का मतलब ये। ठीक। अब सेना ने इंटरफेरेंस किया है, सेना बीच में आई है, तो अब सैन्य शासन की शुरुआत होती है, सैन्य शासन। तो अब आ गए शासक जियाउर रहमान, वो थे शेख मुजीबुर रहमान, ये है जियाउर रहमान। याद रखना है, दोनों नाम में फर्क है। अब सैनिक शासन की शुरुआत हुई बांग्लादेश में, और जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। 1979 के चुनाव भी लड़े और उसमें विजयी रहे। अब इसके बाद क्या हुआ, इनकी भी हत्या हो गई, इन्हें भी मार दिया। अब इनके मारने के बाद क्या हुआ कि जियाउर रहमान की हत्या हो गई। अब इसके बाद लेफ्टिनेंट HM इरशाद ने शासन अपने कंट्रोल में लिया। लेकिन देखिए, एक बार लोकतंत्र आया, उसको बदल के किसी ने अध्यक्षात्मक बनाया, फिर सेना ने उसमें आ गई, और सेना ने फिर पहले आए जियाउर रहमान, फिर आ गए HM इरशाद। तो कुल मिला के क्या हो रहा है भाई, पाकिस्तान वाला हाल हो रहा है यहाँ पर भी। ठीक। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, जो देश की जनता थी वो लोकतंत्र के समर्थन में आ गई, आंदोलन चालू हुए, और इस बार छात्र अगुवाई कर रहे थे, और छात्रों की अगुवाई में जो लोकतंत्र समर्थन का जो आंदोलन था वो चालू हुआ, आंदोलन बड़ा था। लेफ्टिनेंट HM इरशाद को इस्तीफा देना पड़ा अपने राष्ट्रपति पद से सन 1990 में। 1991 में चुनाव हुए, और चुनाव के बाद से बांग्लादेश में अब तक जो है वहां पर बहुदलीय, यानी एक दल कर लिया था ना इन्होंने, एक पार्टी बना ली थी, फिर से बहुदलीय प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है, और बांग्लादेश में लोकतंत्र चल रहा है। तो चैप्टर का आधा हिस्सा ही बाकी है, पहले हिस्से की वीडियो हो गई कंप्लीट।
4 कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले, जिसमें से 2 को हमने कंप्लीट कर लिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब बाकी है नेपाल और श्रीलंका वाला हिस्सा, जिसकी वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता के जाना। वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो, क्योंकि हमने जिम्मा उठा रखा है किसी चीज़ का और आपको हमारे साथ जुड़ना है। और वीडियो कर देना शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।